कि मकोटो से कहता है कि वो रोना पर भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन मकोटो उससे इंप्रेस हो रखा था क्योंकि इतने कम समय में उसने ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए कुछ लोगों को ढूंढ भी लिया। रोना मकोटो से कहती है कि वो अकेडमी से जा रही है क्योंकि जिस काम के लिए वो आई थी वो उसने पूरा कर दिया है और जाते जाते वो अकेडमी को कैरन की डेथ के बारे में बता देगी। पर मकोटो उससे कहता है कि वो सिर्फ इतना कहे कि किसी फैमिली इमरजेंसी की वजह से उसे जाना पड़ रहा है। वहीं कैरन उससे कहती है कि वो शिकी और फॉरेस्ट ओगर्स के ऊपर भरोसा ना करे और जाने से पहले वो उसे एक मंत्र देती है जिसकी मदद से वो उसे कांटेक्ट कर सकता है। वो उस मंत्र को टोमो को दिखाता है और टोमो को लगता है कि वो इसकी मदद से वो उन कर्स्ड आइटम्स के बारे में पता लगा सकते हैं जिसकी मदद से वो गॉडेस की ब्लेसिंग को रोक रहे हैं। तभी मकोटो रियलाइज करता है कि लाइन में एक ह्यूमन है लेकिन फिर भी वो उससे नॉर्मली बात कर रहा था। टोमो, तुमने उसके साथ क्या किया? उसने रिक्वेस्ट की थी तो मैंने उसे अपना ब्लड दे दिया थोड़ा सा। टोमो कहती है कि उन्हें इंतजार करना चाहिए और सीधा ऑर्गेनाइजेशन के किसी टॉप के बंदे को पकड़ना चाहिए, लेकिन मकोटो जल्दी से जल्दी उस ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करना चाहता है क्योंकि एवा और लूरिया की सेफ्टी इसी के ऊपर डिपेंड करती है। इसके बाद मकोटो ब्राइट के पास था जिसे उसने बांध के रखा है। वहीं ब्राइट उसे धमकी देने लगता है और कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन इसका बदला जरूर लेगी, पर मकोटो उसे बताता है कि उन्होंने पहले ही उसे छोड़ दिया है क्योंकि ना ही उसे कोई बचाने आया ना ही असासिन गिल्ड का कोई बंदा यहाँ पर आया। मकोटो उससे पूछता है कि वो गॉडेस के खिलाफ काम क्यों कर रहा है। ब्राइट कहता है कि गॉडेस की वजह से बहुत सारे युद्ध हुए हैं, ऐसे में उनके जैसी ऑर्गेनाइजेशन तो बन नहीं थी। उनका मानना है कि उन्हें गॉडेस की जरूरत नहीं है और ह्यूमंस उसके बिना जी सकते हैं। मकोटो उससे पूछता है कि वो डेमी ह्यूमंस पर एक्सपेरिमेंट्स क्यों कर रहा है। ब्राइट कहता है कि नेचुरली डेमी ह्यूमंस एक्सपेरिमेंट्स के लिए बेस्ट होते हैं। मकोटो को जितनी चीजें जाननी थी वो जान चुका था, जिसके बाद वो उसे मार देता है। इसके बाद हम अकेडमी का सीन देखते हैं जहाँ सभी स्टूडेंट्स उन दोनों बहनों से डरे हुए थे और उन सब ने ही नोटिस किया है कि वापस आने के बाद वो पहले से बहुत अच्छा बिहेव कर रहे हैं, पर जितनी भी लड़कियां मकोटो के पीछे थी वो उन्हें धमका भी रही हैं। वहीं इलुम गांड इलुम बुलाते हैं इसको। वहीं इलुम की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी क्योंकि अब उसे उस मेडिसिन की आदत लग गई है। मकोटो के स्टूडेंट्स बात कर रहे थे कि कैरन अकेडमी को छोड़कर जा चुकी है, तो वो दोनों बहनें अब उनके साथ मिलकर लिजर्ड मैन से लड़ेंगी। वो जानते हैं कि मिस्टर ब्लू उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर है, तो वो उससे लड़ने के लिए स्ट्रेटजी बनाने लगते हैं। लेकिन उनकी नेक्स्ट फाइट के लिए मकोटो एक और लिजर्ड मैन को ले आता है जिसकी वजह से उनका सारा प्लान धरा का धरा रह जाता है। वहीं इस बार भी वो सभी स्टूडेंट्स बड़ी आसानी से हार जाते हैं। स्टूडेंट्स मकोटो से कहते हैं कि गर्मियों की छुट्टियों के वक्त भी वो उन्हें पढ़ाए। मकोटो रैम्ब्रांड सिस्टर से पूछता है कि क्या वो भी यहाँ पर रहना चाहती हैं क्योंकि उनका फादर उन्हें वापस बुला रहा है, लेकिन वो दोनों भी उससे सीखना चाहती थी। अगर ये दोनों घर नहीं गई तो बेचारे रैम्ब्रांड का क्या होगा। और वो शिकी से अपने स्केड्यूल के बारे में पूछता है, पर शिकी कहता है कि हफ्ते में एक बार वो उन्हें सिखा सकते हैं। गधे, ये नहीं बोलना था। लेकिन जब वो उन स्टूडेंट्स के चेहरे देखता है वो उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए मान जाता है, लेकिन वो शिफू और यूनो से कहता है कि आधी समर ब्रेक के बाद उन्हें अपने घर जाना होगा, जिसके लिए वो मान जाती है। इसके कुछ समय बाद वो सब अब मिस्टर ब्लू से बेहतर तरीके से लड़ने लगे हैं और शिकी उनकी तारीफ करता है और उन्हें हील करके कहता है कि वो फिर से उससे लड़ना शुरू करें। वहीं ब्लू अब अपनी ताकत बढ़ा देता है और उनसे लड़ने लगता है। वो अपनी पूंछ से जिन को हराकर बाकी के स्टूडेंट्स को जमा देता है। दूसरी तरफ साई से बाकी के बच्चे लड़ रहे हैं। मित्रा उसके अटैक को ब्लॉक करता हुआ शिफू से कहता है कि वो इस चिपकली पर हमला करे, लेकिन इसकी वजह से उसे गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में सभी को बुरी तरह से पीटने लगती है और एक एक करके सबके पिछवाड़े सुझा देती है। जाई के आउट ऑफ कंट्रोल जाने के लिए वो सभी स्टूडेंट से माफी मांगता है। वहीं सभी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रखे थे कि वो अचानक से ही इतनी ताकतवर कैसे हो गई, तो मकोटो उन्हें बताता है कि वो अब तक सिर्फ अपनी 1/10 पावर का ही यूज कर रही थी, जो सुन के वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं और वो जाई के साथ एक और बार फाइट करना चाहते थे। शाम को मकोटो उन सभी को खाना खिलाकर वहाँ से भेज देता है। वहीं शिकी ने उन सब से कहा है कि वो मॉन्स्टर से लड़कर अपने लेवल को बढ़ाएं और इसके लिए उसने एक अच्छी लोकेशन भी बता दी है। इसके बाद वो काफी सारे मॉन्स्टर्स को हरा देते हैं और उनका लेवल 8 से बढ़ जाता है। वहीं आलिया शिकी के पैर में गिर चुकी है और वो उसकी दूसरी या फिर तीसरी बीवी तक बनने को तैयार है। अगले दिन स्टूडेंट्स के सामने एक टेमी ड्रैगन आ जाता है। एबेलिया उन्हें बताती है कि उन्हें 10 पार्टी मेंबर्स चाहिए जिनका लेवल 90 या उससे ऊपर हो, तभी वो उससे लड़ पाएंगे और उसकी कमजोरी आइस है, लेकिन उन सबका लेवल 80 भी नहीं पहुंचा था, पर फिर भी वो उससे लड़ने जाते हैं। लेकिन जब वो ड्रैगन चिल्लाता है डर के मारे वो हिल भी नहीं पाते, लेकिन तभी वहाँ पर एरिस आ जाती है और पेड़ की लताओं से उसे पकड़ लेती है। एबेलिया को लगता है कि वो बहुत छोटी है, तभी एरिस उसके पैर पर मारती है और कहती है कि वो छोटी बच्ची नहीं है और एबेलिया और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि वो तो उसने मन में सोचा था। इसके बाद वो सभी स्टूडेंट्स की थोड़ी थोड़ी बेइज्जती करती है और उस ड्रैगन को उठाकर पानी में फेंक देती है और अपने आइस अटैक से उस ड्रैगन को हरा देती है और इतनी सारी तबाही मचाने के बाद वो वहाँ से गायब हो जाती है। मकोटो लूटो के पास जाता है और उससे पूछता है कि वो एक ही बार में और भी ज्यादा माना यूज कैसे कर सकता है, जो सुन के वो हैरान हो जाता है क्योंकि मकोटो के पास उससे कहीं ज्यादा माना है और वैसे भी कोई भी माना को इंक्रीज नहीं कर सकता, पर मकोटो उसे बताता है कि उसका माना इंक्रीज हो रहा है। ये सुन के लूटो उसे वार्न करता है अगर ऑर्गेनाइजेशन को इसके बारे में पता लगा तो वो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देंगे। इसके बाद लूटो उससे पूछता है कि वो अपने माना को कैसे बढ़ा रहा है। नहीं, ज्यादा कुछ नहीं, बस मैं बो प्रैक्टिस करता हूँ। इसके बाद लूटो उसे एक ट्रेनिंग मैनुअल देता है। आगे वो ईवा के पास जाता है जो कि उसे एक बुक देती है जो कि माना के ऊपर ही है। वहीं गर्मियों की छुट्टियों में मकोटो डेमी प्लेन में वापस जाता है जहाँ उसका समय बड़ी जल्दी बीत जाता है। ऐसे ही 2 हफ्ते बीत जाते हैं। एमा उसे बताती है कि आज उसकी 2 विंकिन के साथ मॉक बैटल है। वो पहले ही ऑर्क और बाकी सबसे लड़ चुके हैं और उन्हें कई बार हरा भी चुके हैं, लेकिन एमा कहती है कि उनका एडवांटेज जुड़ने की वजह से है, कुछ समय बाद ऑर्क उनसे नहीं हारेंगे। इसके बाद वो उन विंकिन से लड़ने पहुंच जाता है, तो इन्हें कैसे हराऊं, चलो सबसे पहले फायरबॉल से हमला करता हूँ और उसके बाद देखी जाएगी। लेकिन उसके फायरबॉल से ही वो सभी हार जाते हैं, जिसके बाद उनके
की सेकंड वेव आती है। वो खुद को बादलों के पीछे छुपा लेते हैं, लेकिन अपने काई की मदद से उसे उनकी लोकेशन का पता लग जाता है और वो उन्हें भी बड़ी आसानी से हरा देता है। एमा तो कह रही थी ये स्ट्रॉन्ग है और ये तो बस टारगेट प्रैक्टिस हो रही है मेरी। तभी उन विंकिंस का चीफ वहां पर आ जाता है जिसका नाम काकुन है और वो अपने लेफ्टिनेंट शोना के ऊपर बैठा हुआ था। और मकोटो को याद आता है कि विंकिन खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। वो अपने पहले वाले अटैक का उनके ऊपर यूज करता है और इस बार वो ये देखकर खुश था कि वो उसके एक ही अटैक से हार नहीं गए। इसके बाद वो विन एनहांसमेंट का यूज करने लगते हैं और सीधा मकोटो की तरफ जाते हैं, पर वो शोना की चोंची पकड़ लेता है और उसे जमीन पे पटक देता है। काकुन उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके अटैक को डिफ्लेक्ट करके उसके ऊपर एक वार्निंग शॉट फायर करता है, जो देखकर डर के मारे वो भी सरेंडर कर देता है। सुनो भाई नन्हे पंछियों, तुम उड़ने पर कुछ ज्यादा ही डिपेंड करते हो। तुम्हें नए अटैक पैटर्न्स डेवलप करने होंगे, वरना बाकी स्पीशीज भी जल्दी तुम्हें हरा देंगी। काकिन मकोटो से कहता है कि वो उसे डेमीप्लेन रैंकिंग में हिस्सा लेने दे और साथ ही जो बाकी लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वो उसमें भी मदद करना चाहते हैं। रैंकिंग में कोई भी हिस्सा ले सकता है, लेकिन डेवलपिंग में तुम मदद नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारी कॉम्बैट एबिलिटीज उसके लिए सूटेबल नहीं है। रात को मकोटो लूटो की ट्रेनिंग मेथड के बारे में पढ़ रहा था, लेकिन वो इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग था कि बेचारे का भेजा फ्राई हो जाता है। इसके बाद वो प्रैक्टिस करने के लिए बाहर निकल जाता है और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता हुआ ट्रेनिंग शुरू कर देता है। वो मैजिक बॉल्स को फायर करता हुआ अपने माना को रिलीज करता रहता है। तभी उसे कुछ अजीब सा फील होने लगता है और जब उसकी आंखें खुलती है सुबह हो चुकी थी। इसके बाद वो घर में वापस जाते हैं जहाँ मियो ने उसके लिए बहुत अच्छा खाना बनाया था। टोमो उसका कुछ खाना लेने की कोशिश करती है, लेकिन मियो उसे रोक देती है। इसके बाद कई दिन बीत जाते हैं और अब मकोटो अपने शरीर के बाहर का माना भी यूज कर सकता है, तो वो अपनी ट्रेनिंग को जारी रखता है। साथ ही जो बुक उसे ईवा ने दी थी उसमें उसे एक मंत्र मिला है जिससे शायद वो अपने माना को मटेरियलाइज कर पाएगा। तो वो अपनी कंसीलिंग काई का यूज करके अपने माना को छुपा लेता है और उसी मंत्र को पढ़ने लगता है, जिसकी वजह से उसका माना एक फिजिकल फॉर्म में आ जाता है। वो इस माना की ताकत को देखना चाहता था और सीधा जाकर एक पेड़ से टकरा जाता है। इसकी वजह से पेड़ के 2 टुकड़े हो जाते हैं और मकोटो को कुछ भी नहीं हुआ था। वहीं वो इस माना के साथ रैपिड फायर भी कर सकता था और अब उसे लगने लगता है कि इस माना की मदद से उसे किसी भी लड़ाई में जरा भी चोट नहीं आएगी। अगले दिन टोमो मकोटो को बताती है कि सभी स्पीशीज उसे दिखाना चाहते हैं कि वो कितना ज्यादा इंप्रूव हो गए हैं और ऐसा करने के लिए उसने जमीन से एक बड़ा सा पत्थर निकाला है और शिकी ने उसके ऊपर एक मैजिक कास्ट किया है जो कि उन सभी की पावर्स को दिखाएगी। सबसे पहले ऑक्स की बारी थी। एमा उस ऑर्क को एनहांस कर देती है और वो उस चट्टान पर अटैक कर देता है जिससे उन्हें 78 पॉइंट्स मिलते हैं। अगली बारी मिस लिजर्ड्स की थी, लेकिन सबसे पहले वो आसमान में हमला करते हैं, जो देख के मकोटो कंफ्यूज हो जाता है। तो टोमो उसे बताती है कि वो विंकिन को दिखा रहे हैं कि अब वो आसमान में उनसे सेफ नहीं है। जिसके बाद वो उस चट्टान पर अटैक करते हैं और उन्हें 68 पॉइंट्स मिलते हैं। एल्डर डॉस को 70 पॉइंट्स मिलते हैं, वहीं एल्की को 65 पॉइंट्स मिलते हैं, पर गॉर्गन्स को 0 पॉइंट्स मिलते हैं क्योंकि उनकी आंखों का उस चट्टान के ऊपर कोई असर नहीं होता। इसके बाद विंकिन की बारी थी। वो आसमान से उस चट्टान के ऊपर अटैक करते हैं। उनका निशाना तो पक्का था पर वो काफी कमजोर थे और उन्हें सिर्फ 20 पॉइंट्स मिलते हैं। एरिस और एक्वा फॉरेस्ट ओगर्स को रिप्रेजेंट करने आते हैं और वो बोल्डर के ऊपर अपने आइस से अटैक करते हैं और सभी से कहते हैं कि वो उसे तोड़ कर दिखाएं, लेकिन कोई भी उनकी आइस को तोड़ नहीं पाता। टोमो को लगता है कि वो बैरियर परफेक्ट है, लेकिन तभी मकोटो को उसकी एक कमजोरी दिखती है और वो अपनी पावर्स का यूज करके उसके अंदर पहुंच जाता है, जो देखकर वो दोनों ही हैरान हो जाती हैं। जिसके बाद मकोटो उस बैरियर को हटा देता है और उनका स्कोर 50 आता है। मकोटो भी इसे ट्राई करना चाहती थी, तो वो एक हीरो सूट बनाती है जैसा उसने मकोटो की मेमोरी में देखा था, लेकिन उस चट्टान से उसे एक भी पॉइंट नहीं मिलता। इसके बाद आखिर में शिकी की बारी थी और वो अपनी स्टाफ को एक स्वॉर्ड में कन्वर्ट कर लेता है। टोमो बताती है कि डॉफ ने उसके लिए ये बनाया है और इस तलवार का नाम ड्रैगन स्लेयर है। वो उस तलवार से चट्टान के ऊपर अटैक कर देता है और इसकी वजह से वो हाथे में कट जाता है। मकोटो उसकी तारीफ करता है और वो भी उन्हें कुछ नया दिखाना चाहता था। ये देख के सभी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। वो अपनी माना को रिलीज करने लगता है, पर इसकी वजह से सभी लोगों की डर के मारे बुरी हालत थी। जिसके बाद वो अपने माना को फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जो देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और शिकी उसे माना मैटर कह के बुलाता है। इसके बाद मकोटो उस चट्टान को पंच करता है, जिसकी वजह से उसके चीथड़े उड़ जाते हैं। तो मेरी नई स्किल के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? लेकिन वो लोग इतने ज्यादा हैरान थे कि वो कुछ बोल ही नहीं पाते। किसी और जगह पर एक वुल्फ और बेयर मकोटो की पावर्स को देखकर हैरान थे और सोच में पड़ जाते हैं कि कहीं वो उनके लिए खतरा तो नहीं बनने वाला। टोमो मकोटो को बताती है कि ऑक्स के ऊपर एक बेयर और वुल्फ ने हमला कर दिया है। मकोटो को लगता है कि शायद ये भी बदलते मौसम की वजह से हो रहा है, तो वो एक ऐसी जगह पर मिस्ट केज खोलना चाहता है जिससे यहाँ का मौसम थोड़ा स्टेबल हो सके। वहीं मियो तो सीधा बेयर को पकाने के बारे में सोच रही थी, पर मकोटो उसे रुकने को कहता है और उनसे बात करने के लिए जंगल में चला जाता है। उसके सामने एक बेयर आ जाता है, तो वो अपने रेड सूट की मदद से बड़ी तेजी से उसके पीछे आ जाता है, पर उसके ऊपर अटैक करने की जगह वो उसे गले लगा लेता है, जिसकी वजह से बेयर कंफ्यूज हो जाता है। वो मकोटो के ऊपर हमला तो करता है, पर वो अपने माना मटेरियल की मदद से उसके हर हमले से बच जाता है और एक हल्के हाथ के मुक्के से उसे बेहोश कर देता है। तभी उसके सामने एक वुल्फ का झुंड आ जाता है। वो उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं, लेकिन वो भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। मकोटो बिगड़ते वेदर के लिए उनसे माफी मांगता है। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हारे जंगलों में दोबारा नहीं आऊंगा और मैं तुम्हारी मदद भी करना चाहता हूँ। ये सुन के वुल्फ्स कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि मकोटो अपना इलाका उनके साथ शेयर करना चाहता था, जबकि वो इतना ज्यादा ताकतवर है। मैं तो बस शांति से जीना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम जंगलों को प्रोटेक्ट करना जारी रखो। एक बड़ा सा बेयर उनके सामने आ जाता है और अपना इंट्रोडक्शन ब्राउनी नाम से देता है। वो मकोटो के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन वुल्फ श्योर नहीं था कि जो आसमान में है वो इसे एक्सेप्ट करेगा या फिर नहीं, लेकिन वो फिर भी इस डील को आगे बढ़ाते हैं और मकोटो उस जंगल का नाम वुल्फ वुड्स रखता है। इसके बाद मकोटो और कोमोई को
डांट लगा रहा था क्योंकि जो भी फल उन्हें दिखते थे वो बार बार उन्हें तोड़ ही देते हैं। लेकिन तभी एक बड़ा सा पक्षी उनके सामने आ जाता है। उसे वुल्व्स ने मकोटो के बारे में बता दिया था और वो यहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन देने आया है। वो अपने साइज को छोटा कर लेता है और बताता है कि उसका नाम बोल्डर बर्ड है और वो स्काइज और माउंटेन्स का रूलर है। वो मकोटो के लिए आसमान की सुरक्षा करना चाहता है। वही मकोटो रॉक बर्ड्स के बारे में जानता था। तभी वो बर्ड कहता है कि वो रॉक नाम लेना चाहता है, जिसके बाद वो खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें बेलिया और जिन को देखते हैं जो कि डिनर पर गए थे, जहाँ जिन उसे बताता है कि वो शिकी के साथ काम कर रहा है। जिन समर ब्रेक के खत्म होने से पहले उस डेमी ड्रैगन को हराना चाहता है और अबेलिया को लगता है कि वो ऐसा कर सकते हैं। वो बात करते हैं कि कैसे एकेडमी ने उन्हें ढूंढकर स्कॉलरशिप दी थी, लेकिन मकोटो से मिलने से पहले वो जरा भी प्रोग्रेस नहीं कर रहे थे। जिन उससे पूछता है कि गर्मियों की छुट्टियों में भी वो घर वापस क्यों नहीं जा रही है। अबेलिया उसे बताती है कि उसके पास कोई जगह नहीं है, उसकी मॉम की पहले ही मौत हो गई है। जिन एक मिरांडा नाम की लड़की के बारे में बात करता है जो कि उसके गांव में ही रहती थी और उससे ताकतवर थी। वो एक अनाथ थी जिसे जबरदस्ती मॉन्स्टर से लड़ने के लिए भेज दिया जाता था और वो उसका पहला प्यार था, इसलिए उसने उसकी मदद करना शुरू कर दिया। लेकिन एक दिन उन्हें फॉरबिडन फॉरेस्ट को इन्वेस्टिगेट करने का ऑर्डर मिला, जहाँ उन्हें एक मेज की वर्कशॉप मिली। उसके अंदर एक मॉन्स्टर उनके ऊपर हमला कर देता है। उसे देखकर जिन बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन मिरांडा उसके ऊपर हमला करने लगती है और पागलों की तरह उससे लड़ते हुए उसे हरा भी देती है, जिसकी वजह से जिन उसे मॉन्स्टर कह के बुलाता है। जो सुन के मिरांडा उसे छोड़कर चली जाती है। वो अपनी कमजोरी के लिए खुद को माफ नहीं कर पाया, इसलिए वो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करता गया और अकेडमी को ज्वाइन किया। वो मिरांडा जितना ताकतवर बनना चाहता है ताकि वो उससे माफी मांग सके। एरिस मकोटो को बताती है कि वो स्टूडेंट्स उसको बिना बताए डेमी ड्रैगन से लड़ना चाहते हैं, पर शिकी को लगता है कि वो इतने ताकतवर हैं कि वो उसे हरा सके। पर एरिस उन्हें बताती है कि वहाँ पर एक ड्रैगन्स का झुंड है, तो मकोटो खुद उन्हें हराना चाहता है और वो एक ड्रैगन स्टूडेंट्स के लिए छोड़ देगा। पर इससे पहले शिकी उस जगह को इन्वेस्टिगेट करना चाहता था। जंगल में उसे सीक्रेट ट्रेजर ऑफ एलिसियन मिलता है जिसका नाम सेप्टर ऑफ ड्रैगन्स है। नेशन के तबाह होने पर खबर थी कि ये खो गया है। वो तुरंत ही मकोटो को कांटेक्ट करता है जिसे भी एक सेप्टर ऑफ ड्रैगन मिला था। शिकी को लगता है कि किसी ने एक रिचुअल को परफॉर्म किया है सीक्रेट ट्रेजर को एक्टिवेट करने के लिए और इसीलिए ड्रैगन्स को यहाँ पर समन किया गया है। शिन को लगता है कि ये डीमंस का काम है। वही मकोटो उन ड्रैगन्स के झुंड के पास पहुंच जाता है। वो उन स्टूडेंट्स के लिए एक ड्रैगन को ट्रांसफर कर देता है और खुद उनके बीचों बीच कूद जाता है। ड्रैगन्स अपनी फायर ब्रेथ से उसके ऊपर हमला करते हैं, लेकिन उस पर जरा भी असर नहीं होता। वो उन सभी ड्रैगन्स को हरा देता है और उनका मीट न्यू के लिए ले जाता है। दूसरी तरफ शिकी को काफी सारे डीमंस दिखते हैं जो कि डीमन लॉर्ड को पसंद नहीं करते थे, लेकिन कुछ डीमंस सीक्रेट ट्रेजर के साथ भाग गए तो उसे कोई काम की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। दूसरी तरफ सभी स्टूडेंट्स डेमी ड्रैगन से लड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। वो ड्रैगन उनके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो उसके फायर को बैरियर से ब्लॉक कर देते हैं और मित्रा अपनी स्वॉर्ड में उसके फायर को अब्सॉर्ब करने लगता है, जिसके बाद डायना खुद को बूस्ट करके उस ड्रैगन के ऊपर अटैक कर देता है। एक एक करके सभी स्टूडेंट्स उसके ऊपर हमला करने लगते हैं और अबेलिया अपने एरो से उसके चेहरे में छेद कर देती है। वो ड्रैगन को एक बैरियर के अंदर कैद कर लेते हैं और शिफू उसके ऊपर अटैक कर देती है। जब सारा धुआं शांत होता है वो ये देख के खुश थे कि उन्होंने ड्रैगन को हरा दिया था, लेकिन जिन जानता है कि अगर उसे मिरांडा को ढूंढना है तो उसे और भी ज्यादा ताकतवर बनना होगा। दूसरी तरफ हम सोफिया और लांसर को देखते हैं उसी मेज वर्कशॉप में जिसके बारे में जिन बात कर रहा था। हमें पता चलता है कि सोफिया असल में मिरांडा है और ये वर्कशॉप लूटो की थी। वो जिन के बारे में सोचती है, लेकिन तभी वो खुद को याद दिलाती है कि अब वो मिरांडा नहीं है। मिरांडा को असल में लूटो नहीं बनाया था। वो हर एक ग्रेटेड ड्रैगन को मारना चाहती है और आखिर में लूटो को कंज्यूम करना चाहती है। गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो जाती है और एकेडमी में जल्दी एक फेस्टिवल होने वाला है। फेस्टिवल में एक कंपेटिटिव टूर्नामेंट भी होने वाला है जिसमें ग्रेटोनिया और लीनिया से गेस्ट आएंगे जो स्टूडेंट्स को इवैल्यूएट करेंगे। इसके बाद मकोटो और शिकी इन्वेंटरी को चेक कर रहे थे, तभी वहाँ पर लूटो आ जाता है जो मकोटो के साथ फेस्टिवल देखना चाहता था। मियो और टोमो भी आने वाली है, तुम उनके साथ चले जाना। शिकी नए स्टाफ के बारे में बात करता है और मकोटो कहता है कि इस पोजीशन के लिए एल्डर डॉर्फ्स बेस्ट होंगे। तुम ह्यूमन से नफरत करते हो क्या? जब देखो डेमी ह्यूमंस के बारे में ही सोचते हो। चुपचाप दफा हो जाओ यहाँ से। मकोटो रियलाइज करता है कि फेस्टिवल के दौरान लूटो काफी इंपॉर्टेंट लोगों से मिलेगा। वहीं शिकी उसके एक्सपेरिमेंट्स में इंटरेस्टेड था। एक टेंपल प्रीस्ट जिसका नाम शनाया है मकोटो से मिलने आता है। शनाया कहता है कि जो मेडिसिन वो अपने स्टोर में बेच रहा है लोगों को लगता है कि प्राइस के हिसाब से वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। मकोटो को लगता है कि वो घूस खाने वाला है, लेकिन शनाया कहता है कि इस अफवाह को खत्म करने में वो उसकी मदद कर सकते हैं, पर इसके लिए उसे उन्हें मेडिसिन बनाने का तरीका दिखाना होगा। पर फिर तो वो मेडिसिन ये खुद भी बना पाएंगे। टेंपल के कुछ लोग भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, पिछला बिशप भी जिसे रोना ने मार दिया, लेकिन टेंपल से कनेक्शन होना अच्छी बात होगी, तो वो शनाया को हाँ कर देता है। अगले दिन वो टेंपल में पहुंच जाते हैं। उस लीचड़ औरत को पूछने के लिए इतना बड़ा टेंपल बनाया है जहाँ बिशप मकोटो से कहती है कि वो उसके प्रोजेक्ट्स के बारे में रूमर्स खत्म कर देंगे और साथ ही जो उसके ऊपर कर्स है उसका भी सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। इसके बाद शिकी एल्केमिस्ट को बताने लगता है कि वो मेडिसिन को कैसे बनाते हैं। तब तक शिनाया मकोटो को कुछ बातें करने के लिए ले जाता है जहाँ वो ये सुन के हैरान हो जाता है कि इतने कम समय में मकोटो ने 2 दुकानें खोल दी हैं, तो उसे लगता है कि कोई उसकी मदद कर रहा है। मकोटो बताता है कि रेम्ब्रांट कंपनी ने उसकी काफी मदद की है। शिनाया कहता है कि उनका रिलेशनशिप रेम्ब्रांट से थोड़ा उल्टा है और मकोटो को याद आता है कि जब उसकी फैमिली बीमार पड़ी थी पैट्रिक ने गॉडेस की पूजा करना बंद कर दिया था। उनके जाने के बाद बिशप उन्हें बताती है कि उनकी सारी मेहनत बेकार गई, क्योंकि जब भी उन्होंने मकोटो का दिमाग और माना एग्जामिन करने की कोशिश की उसने उन्हें ब्लॉक कर दिया था। और भले ही मकोटो ने दवाई बनाने का सही तरीका बताया था, पर उनकी अभी की कैपेबिलिटी के हिसाब से सेम मेडिसिन बनाने का उनका सिर्फ 50% चांस है, और अगर वो बना भी लेते हैं
हैं तो जितने मकोटो पैसे लेता है उन्हें उससे 100 गुना ज्यादा लेने होंगे। दूसरी तरफ शॉप में जिनको पता लगता है कि एरिस ने पहले लिजर्डमैन को हरा रखा है और वो उससे जानना चाहता है कि उसने ऐसा कैसे किया। मकोटो और शिकी शॉप में वापस आते हैं और जब वो एरिस को अपनी तारीफ करता हुआ सुनते हैं वो उसे धमकाते हैं कि अगर ऐसी हरकतें उसकी जारी रही तो वो उसे डेमी प्लेन के ट्रेनिंग कैंप में भेज देंगे। तो वो उनसे माफी मांगने लगती है और कहती है कि वो दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगी। मकोटो जिन से कहता है कि अगर वो चीटिंग करने वाला है तो उसे उसकी क्लास में नहीं आना चाहिए। मकोटो जब टाउन से गुजर रहा था वो सेंस करता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है तो वो जानबूझकर एक सुनसान इलाके में जाता है जहाँ उसे पता लगता है कि वो सब लोग असासिन गिल्ड के मेंबर्स हैं। वो एक साथ उसके ऊपर हमला कर देते हैं लेकिन अपने माना मैटर और फायरबॉल का यूज करके वो इंस्टेंटली उन सबको हरा देता है और अब सिर्फ एक ही असासिन बचा था और मकोटो पहचान जाता है कि ये वही बंदा है जिसने एंट्रेंस एग्जाम में उस पर हमला किया था। मकोटो देखता है कि उसकी ब्लेड अब फिक्स हो गई है और असासिन बताता है कि इसे लांसर की स्केल से बनाया गया है। वो लगातार मकोटो के ऊपर हमला करने लगता है लेकिन वो भी उसके माना मैटर को पेनिट्रेट नहीं कर पाता और मकोटो अपने एक ही पंच से उसे हरा देता है। इन सब से मकोटो परेशान हो जाता है और अपने दिमाग को शांत करने के लिए डेमी प्लेन में आर्चरी प्रैक्टिस करने लगता है। तभी वहाँ पर टोमो आती है और बताती है कि क्लाइमेट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसे एक अच्छा तरीका मिला है। वो उसे एक ऐसा एरिया दिखाती है जहाँ पर मिस्ट गेट खोलने से डेमी प्लेन का वेदर बिल्कुल जापान जैसा हो जाएगा लेकिन वो इलाका डीमंस का है और वहीं पास में ही उनका एक फोर्ट्रेस है। टोमो उन्हें खत्म करने की मकोटो से परमिशन मांगती है लेकिन ऐसा करने पर वो उनके दुश्मन बन जाते तो मकोटो इस बारे में थोड़ा सोचना चाहता है। वहीं फेस्टिवल शुरू हो जाता है और मकोटो की दुकान के बाहर कस्टमर्स की लाइन लगी पड़ी है और शिकी ने लाइम और एल्डर डॉव्स को बाहर लाइन को मेंटेन करने के लिए भेज दिया है ताकि बाकी की शॉप्स को परेशानी ना हो। मकोटो सेल्स के बारे में पूछता है और शिकी बताता है कि उन्होंने पूरे दिन का कोटा अभी कुछ घंटों में ही लगभग खत्म कर दिया है क्योंकि दूसरे शहर से भी एडवेंचरर्स उनके पास आए हैं। रात को सभी लोग डिनर करने के लिए गोतेत्सु में जाते हैं और हम देखते हैं कि भीड़ को मैनेज करने के लिए लूरिया भी उनकी मदद कर रही है। दूसरी तरफ लिनिया और लॉरल के रिप्रेजेंटेटिव्स मिलते हैं। लॉरल की रिप्रेजेंटेटिव सुरेत्सु अपनी प्रीस्टेस को वापस मांगती है पर लिनिया का किंग कहता है कि चिया खुद ही हिबिकी की मदद करना चाहती थी। सुरेत्सु कहती है कि वो चिया को खतरे में डाल रहे हैं। अगर ऐसा है तो लॉरल अपनी फोर्स को भेज दे, वो उसे सेफ रखेगा। सुरेत्सु वहाँ से जाने लगती है और कहती है कि चिया को रिप्लेस नहीं किया जा सकता और उसे उम्मीद है कि फेस्टिवल के खत्म होने तक उनके बीच में एक अग्रीमेंट हो जाएगा। दूसरी तरफ मकोटो और बाकी लोग एंजॉय कर रहे थे। वही हम देखते हैं कि लिली छुपकर उन्हें देख रही थी और उनकी पागलों वाली हरकतों को देखकर उसका दिमाग खराब होने लगता है। फेस्टिवल के दूसरे दिन स्टूडेंट्स को उनके मैनर्स के ऊपर जज किया जाता है। मकोटो पैट्रिक और उसकी वाइफ लीसा से मिलता है जो कि मकोटो की मदद के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है। इसके बाद सुरेत्सु मकोटो से मिलने आती है और वो देखता है कि उसके बॉडीगार्ड्स डीमंस हैं। क्या ये जानती है कि वो डीमंस हैं? वो रियलाइज करती है कि सुरेत्सु उसके बारे में जानती है क्योंकि वो ये देखकर सरप्राइज नहीं थी कि वो बोल नहीं सकता। वो उसे बताती है कि वो लॉरल की ऑफिशियल है और उसका काम प्रीस्टेस और कमोरो का ध्यान रखना है। वो उससे पूछती है कि क्या वो उन दोनों के बारे में जानता है। मकोटो उसे बताता है कि उनकी प्रीस्टेस उनके लोगों की स्पिरिचुअल लीडर होती है। वहीं कमोरो प्रीस्टेस बनने का एक कैंडिडेट होता है। तुम कह रहे हो कि तुम्हें लॉरल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता लेकिन फिर भी तुम ऐसी चीजें यूज कर रहे हो जो कि हमारा सीक्रेट है। ये सुन के मकोटो कंफ्यूज हो जाता है और वो उसे बताती है कि उसके शॉप पे जो साइन है उसमें 2 कैरेक्टर्स उनकी सेज स्क्रिप्ट से हैं। सिर्फ कुछ ही लॉरल के लोग हैं जो कि इसके बारे में जानते हैं। क्या तुम भी एक सेज हो? मकोटो कहता है कि वो इतना समझदार नहीं कि वो खुद को सेज बुलाए। सेज से मेरा मतलब कोई समझदार इंसान नहीं था। सेज हम दूर से आए हुए लोगों को कहते हैं जिनके पास नॉलेज का भंडार होता है। ये सुन के मकोटो समझ जाता है कि वो दूसरी दुनिया से आए हुए लोगों की बात कर रही है। सारित्सु से कहती है कि वो सेजेस को प्रोटेक्शन ऑफर करते हैं और वो उसे अपने नेशन में इनवाइट करती है। पर मकोटो कहता है कि अगर उसे कोई सेज मिला तो वो उसे उनकी कंट्री में भेज देगा। लगता है तुम हम पर भरोसा नहीं करते। हमें लगता है कि जो 2 हीरोज हैं वो भी सेजेस हैं। तुम्हें क्या लगता है? पर मकोटो कहता है कि वो उनके बारे में कुछ नहीं जानता। इसके बाद सुरेत्सु लिली से मिलती है जो ये देखकर हैरान थी कि लॉरल कुजुनोहा ट्रेडिंग कंपनी से बात कर रही है। टोमो से ऑब्सेस हो रखा है। मुझे कुजुनोहा का कुछ तो करना ही पड़ेगा। वो सारित्सु से पूछती है कि वो कुजुनोहा से क्यों मिलने गई थी तो सारित्सु बताती है कि जो मेडिसिन वो बनाता है वो उसमें इंटरेस्टेड है। लिली कहती है कि वो भी मकोटो से मेडिसिन खरीदना चाहती है। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे लिए खरीद कर ले आऊंगी। ये सुन के लिली समझ जाती है कि वो नहीं चाहती कि वो भी कुजुनोहा से मिले। लिली कहती है कि ग्रेटोनिया गन पाउडर के बारे में और जानना चाहता है। लिली को पता है कि सारित्सु उसके साथ काफी सावधान रहती है लेकिन शायद गलती से वो उसे कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देगी। साथ ही जो उसके गार्ड्स हैं उसे टोमोकी ने चार्म कर दिया है तो बाकी का काम वो संभाल लेंगे। मकोटो पैट्रिक से बात कर रहा था लेकिन तभी वहाँ पर इलम आ जाता है लेकिन मकोटो को वो याद भी नहीं था तो वो उससे माफी मांगता है और कहता है कि वो उससे बाद में बात करेगा। पर इलम कहता है कि वो उसे माफ नहीं करेगा और उसके सभी स्टूडेंट्स को टूर्नामेंट में धूल चटा देगा। शिक्यो उसे याद दिलाता है कि जब वो शहर में आए थे सबसे पहले उन्हीं चूजों से मिले थे। वो तीनों स्ट्रॉस बाहर निकालती है ये डिसाइड करने के लिए कि उनमें से कौन मकोटो के साथ चलेगा और इसमें लूटो जीत जाता है जिसकी वजह से वो दोनों ही गुस्से से आग बबूला थी। इसके बाद वो फेस्टिवल की जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ लूटो बाहर लिली को देखता है और वो कहता है कि उसे कुछ काम याद आ गया लेकिन सबको पता है कि वो झूठ बोल रहा है। आगे वो रेम्ब्रांट सिस्टर से मिलते हैं जो कहती हैं कि उनके फादर ने उन्हें बताया है कि टोमो और मियो वो पिलर्स हैं जो मकोटो को सपोर्ट करती हैं। चलो अच्छा हुआ इन्होंने हमें शिकी के साथ नहीं जोड़ दिया। ये सुन के सभी स्टूडेंट्स हैरान हो जाते हैं तो मकोटो उन्हें बताता है कि ये दोनों शिकी से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। आगे मकोटो इलम के बारे में पूछता है तो शिकी उसे बताता है कि वो अभी यहाँ पर नहीं आया है। वो लिनिया का एक नोबल है और होपली इसका सेकंड सन। इसके बाद वो स्टूडेंट्स को बताता है कि टूर्नामेंट के दौरान इलम उन्हें टारगेट करने वाला है और भले ही ऐसा उसकी वजह से होगा पर वो उनकी मदद नहीं करेगा। पर स्टूडेंट्स को यकीन है कि वो उसे
उसे हैंडल कर लेंगे। उनका कॉन्फिडेंस देखकर मकोटो खुश हो जाता है, पर वो साथ ही उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन भी लगाना चाहता है ताकि उनके मैचेस इंटरेस्टिंग हो सके। शिकी कहता है कि मकोटो ने उनके ऊपर लिमिट्स इसलिए लगाई हैं ताकि वो ज्यादा केयरफुल हो। लिली लूटो से मिलती है और उससे पूछती है कि क्या एडवेंचरस गिल्ड मकोटो का साथ दे रहा है, पर वो कहता है कि एडवेंचरस गिल्ड किसी के भी साथ नहीं है। लिली उसे बताती है कि उसका हीरो टोमो को अपना बनाना चाहता है, तो अगर वो उससे लड़ेगी तो क्या वो उससे जीत पाएगी। लूटो उसे सीधा ही मना कर देता है और कहता है कि कुजोनोहा ट्रेडिंग कंपनी से लड़ना ऐसा है जैसे डीमन की आर्मी से लड़ना। आगे वो उससे पूछती है कि पहले उसने उनकी मदद क्यों की थी, तुम्हें इसका जल्दी पता लग जाएगा। अभी तुम्हें अपने हीरो के लिए एक आइडियल दुनिया बनाने पर फोकस करना चाहिए। दूसरी तरफ नोबल्स मकोटो को ठिकाने लगाने के लिए अलग अलग प्लान बना रहे हैं, लेकिन मकोटो उनकी हर चाल को नाकामयाब कर देता है। अगले दिन पैट्रिक मकोटो को बताता है कि उसे मर्चेंट गिल्ड्स में बुलाया गया है, पर क्योंकि उनका रिप्रेजेंटेटिव उसका पुराना दोस्त है तो वो मकोटो की जगह खुद जा रहा है। इसके बाद टूर्नामेंट शुरू होने वाला था, पर मकोटो देखता है कि उसके सभी स्टूडेंट्स को आपस में ही भिड़ाया जा रहा है, यानी जितना उसने सोचा था होपली की पावर उससे कहीं ज्यादा है। सबसे पहला मैच डायना और यूनो का होता है, जिसमें थोड़ी देर में ही डायना जीत जाता है। अगला मैच दो हाईएस्ट लेवल पार्टिसिपेंट्स के बीच में था, जिन और मित्रा, जिन दोनों का लेवल 97 है। उन दोनों को लकड़ी की तलवार दी गई है और साथ ही 3 डॉल्स जो कि उनका सारा डैमेज अब्सॉर्ब करेगी। उनका मैच शुरू हो जाता है। जिन पहले अटैक करता है, लेकिन मित्रा उसके सभी अटैक्स को ब्लॉक कर रहा था। उनका मैच चलता ही जाता है और कोई भी एक दूसरे पर हिट लैंड नहीं कर पाता, लेकिन जजेस जिनको विनर डिक्लेयर कर देते हैं। इसके बाद टूर्नामेंट आगे बढ़ता जाता है और मकोटो को लगता है कि मेज कैटेगरी वाले लोग जमा ही नल्ले हैं। अगला मैच शिफू और अबेलिया का है। मकोटो ये देखकर इंप्रेस हो जाता है कि अबेलिया उसके अटैक को भी डॉज करती है और इस दौरान अपने मंत्र को भी पढ़ लेती है, लेकिन शिफू का एरो घूमकर उसी की तरफ आने लगता है और इस मौके का फायदा उठाकर शिफू एक अर्थ स्पेल का यूज करती है और इससे अबेलिया को पकड़ लेती है, जिसकी वजह से अबेलिया को सरेंडर करना पड़ता है। अगली मेज कैटेगरी की फाइट शिफू और इजुमो के बीच में है। शिफू अर्थ मैजिक से एक बैरियर बना लेती है और इजुमो के ऊपर अटैक करने लगती है और वो उसे भी बड़ी ही आसानी से हरा देती है। दूसरी तरफ वॉरियर कैटेगरी में जिन की फाइट डायना से होती है, लेकिन ये फाइट भी बड़ी जल्दी खत्म हो जाती है और इस मैच को जिन जीतता है। मेज कैटेगरी के फाइनल में शिफू का सामना उससे एक ओल्डर स्टूडेंट के साथ होता है, जो कि इतना टैलेंटेड था कि कोर्ट ऑफ लिनिया ने उसे ज्वाइन करने का ऑफर भी दिया था, लेकिन शिफू अर्थ मैजिक से उसे गड्ढे में गिरा देती है और जब वो बेचारा फंसा हुआ था, फायर मैजिक से इस मैच को भी जीत जाती है। वॉरियर कैटेगरी के फाइनल में जिन का सामना इलम से होता है, लेकिन उसके पास असली आर्मर और स्वॉर्ड थी, पर जिन के पास सिर्फ वही लकड़ी की तलवार है। उनका मैच शुरू हो जाता है और सबसे पहले इलम उसके ऊपर हमला करने जाता है, पर जिन अपने एक ही अटैक से उसके हाथ से उसकी तलवार को गिरा देता है, जिसके बाद वो एक मैजिक के मंत्र को पढ़ने लगता है, लेकिन इसका भी रिजल्ट सेम ही होता है। ये सब देखकर इलम परेशान हो जाता है और वो रेफरी से मदद मांगने लगता है, तो रेफरी जिन से कहता है कि वो पैसिवली लड़ना बंद करे, तो उसकी बात मानकर जिन लगातार इलम के ऊपर अटैक करता ही जाता है, जिससे एक एक करके उसकी सारी डॉल्स टूट जाती है और जिन फाइनल में भी जीत जाता है। वहीं इलम परेशान था और टीम बैटल्स के दौरान अपनी मैजिक मेडिसिन यूज करना चाहता है। वहीं अब टूर्नामेंट का चैंपियन डिसाइड करने के लिए दोनों कैटेगरी के विनर्स आपस में लड़ने वाले हैं। टोमो और मियो को लगता है कि शिफू के सामने जिन नहीं जीत पाएगा। मैच के शुरू होते ही शिफू अपने मैजिक से उसकी मूवमेंट को रोक देती है और एक फायर अटैक से आसानी से उस मैच को जीत जाती है। दूसरी तरफ पैट्रिक मकोटो को बताता है कि जो हो सकता था वो उसने सब किया, लेकिन इसके बावजूद भी मर्चेंट गिल्ड मकोटो से मिलना चाहते हैं क्योंकि सारी नेशंस उसकी कंपनी में इंटरेस्टेड है। अगले दिन स्टूडेंट्स को पता लगता है कि मकोटो उनके टीम बैटल मैचेस को नहीं देख पाएगा। आगे जिन बताता है कि रूल्स में बदलाव किए गए हैं, तो पार्टी के टोटल लेवल 365 से ऊपर नहीं जा सकता, यानी उनमें से सिर्फ 3 लोग ही हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन वो 3 स्टूडेंट्स भी अपने अपोनेंट के सामने बड़ी ही आसानी से जीत रहे थे, जो देखकर लिली को लगता है कि मकोटो बहुत अच्छा टीचर है और वो किसी और नेशन को मकोटो को लेने नहीं दे सकती। दूसरी तरफ मर्चेंट गिल्ड में मकोटो ज़ारा हार्डेस से मिलता है, जो कि रॉड्सगार्ड मर्चेंट्स गिल्ड का लीडर है, जिसे कुजोनोहा ट्रेडिंग कंपनी को इन्वेस्टिगेट करने का काम दिया है, क्योंकि उनकी कंपनी के बारे में रूमर्स हैं कि उन्हें डीमन से मदद मिल रही है। मकोटो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़ारा को उस पर यकीन है क्योंकि टेंपल ने भी यही कहा है, लेकिन उसे लगता है कि मेन प्रॉब्लम उसके डिस्ट्रीब्यूशन में है, क्योंकि उनके मटेरियल्स तो खरीदने का रिकॉर्ड है पर ट्रांसपोर्टेशन का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। और वो मकोटो से पूछता है कि वो मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट कैसे कर रहा है। मकोटो उसे डेमी प्लेन के बारे में नहीं बता सकता था, तो वो कहता है कि वो वही रोड्स यूज करते हैं जो कि बाकी के मर्चेंट्स करते हैं, पर उनके नाम पे कोई रिकॉर्ड इसलिए नहीं है क्योंकि वो रेम्ब्रांड कंपनी के कार्ड्स को बोरो करते हैं। पर ज़ारा उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाता है जिसमें साफ साफ लिखा था कि जो मटेरियल्स वो खरीद रहा है और जो मटेरियल उसके प्रोडक्ट्स में है वो बिल्कुल अलग है। मकोटो कहता है कि अगर उनकी इन्वेस्टिगेशन के बारे में उसे पहले पता होता तो वो जरूर कोऑपरेट करता, लेकिन ज़ारा कहता है कि वो इनोसेंट है या फिर नहीं ये गिल्ड डिसाइड करेगा और उसे अपने डिस्ट्रीब्यूशन के तरीके को शेयर करना होगा। मकोटो को लगता है कि वो उससे पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहा है और पूछता है कि क्या पैसों से सब सॉल्व हो जाएगा। इससे तो सिर्फ ये बात कंफर्म होती है कि तुम अपना ट्रांसपोर्टेशन का तरीका छुपा रहे हो। मुझे लगा था कि तुम काफी अच्छे मर्चेंट होगे क्योंकि तुम पैट्रिक के साथ काम कर रहे हो, पर लगता है मैं गलत था। तुम यहाँ पर सिर्फ अपने लक की वजह से पहुंचे हो। तुम्हें अपने मंथली प्रॉफिट का हमें 90% देना होगा, क्योंकि जिन कंपनीज ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट की है वो तुमसे कहीं ज्यादा पैसे कमाती हैं, तो वो मुट्ठी भर गोल्ड कॉइन से शांत नहीं होने वाले। मकोटो उससे कहता है कि वो कोई ऐसी डिमांड करे जो कि थोड़ी रीजनेबल हो। तुम्हारे शॉप पर काफी सारे डेमी ह्यूमंस काम करते हैं ना, तुम उन्हें क्यों नहीं बेच देते, या फिर तुम शहर के बाहर अपनी दुकान लगाओ, तब कोई कंप्लेन नहीं करेगा। और अगर तुमने इस मैटर को वायलेंस के जरिए सॉल्व करने की कोशिश की तो तुम्हें डीमंस का साथी घोषित कर दिया जाएगा। तुम अपनी शॉप को बंद करो और सीज वापस चले जाओ। मकोटो को अब भी डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका बताना पड़ता है। वो कहता है कि वो अपने एक फॉलोअर का टेलीपोर्टेशन गेट यूज करता है
लेकिन डेमी प्लेन के बारे में कुछ भी नहीं बताता। जब बाकी के लोगों को इसके बारे में पता लगता है, मियो गुस्से से पागल होने लगती है, पर टोमो उसे शांत रहने को कहती है क्योंकि ये सब कुछ बिजनेस का हिस्सा है। टोमो और शिकी को लगता है कि अब उन्हें डीमंस के साथ मिल जाना चाहिए। मियो भी कहती है कि उसे किसी को भी सर्व करने की कोई जरूरत नहीं है। मकोटो कहता है कि वो पहले से ही उनसे बात करना चाहता था क्योंकि जो टोमो ने एरिया दिखाया था वो उसे पाना चाहता है, लेकिन डीमंस के साथ कनेक्शन रखते हुए भी वो ह्यूमंस के साथ बिजनेस करना चाहता है। मकोटो कैलेनियन को ईवा और लूरिया के साथ मिलकर वापस से एक्वायर करना चाहता है और मकोटो सोचता है कि ह्यूमंस के पास पहले से ही 2 हीरोज हैं, तो अगर वो डीमंस के साथ कनेक्शन बनाता है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हमें पता चलता है कि आइलम और लूरिया बचपन के दोस्त हैं। वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। वहीं प्रेजेंट में उसके पास एक मैजिकल आइटम है जो कि वो अपने अगले मैच में यूज करना चाहता है। मकोटो जानता है कि एक बार वो डीमन से मिल गया तो वो रॉक्स गार्ड में नहीं रह पाएगा, तो जाने से पहले वो अपने स्टूडेंट्स के लिए कुछ करना चाहता है। वो टेलीपैथी से रोना को कांटेक्ट करता है और उससे कहता है कि जो भी डीमन सिटी में छुपे हुए हैं, फेस्टिवल के खत्म होते होते वो उन्हें यहाँ से हटा दे। इसके बाद वो ईवा से बात करने जाता है जो उसका प्लान सुन के हैरान हो जाती है। वहीं एकेडमी से जाने से पहले वो अपने स्टूडेंट्स को सपोर्ट करना चाहता था, तो वो उनके मैच देखने के लिए पहुंच जाता है। मकोटो टो और मियो से पूछता है कि उसके स्टूडेंट्स उन्हें कैसे लगे, तो वो कहती है कि ये टो और बाकी सब जितने ताकतवर नहीं है पर फिर भी काफी अच्छे हैं। उसने मित्रा को एक रिवॉर्ड देने का भी प्रॉमिस किया था और मित्रा ने उसके साथ फाइट को चुना है। दूसरी तरफ मित्रा को पता लगता है कि टोमो और मियो का लेवल 1500 से भी ऊपर है, जिसकी वजह से मित्रा की फटी पड़ी है। इसके बाद फाइनल मैच की बारी थी जहां इलम को देखकर उन्हें लगता है कि वो मेडिसिन का यूज करके अपनी ताकत को बढ़ा रहा है, पर शीकी को लगता है कि जो एमुलेट उसने पहना है वो मैजिकल रेजिस्टेंस नहीं बल्कि कुछ अब्सॉर्ब कर रहा है। वहीं रॉक पेपर सीजर खेल के स्टूडेंट्स डिसाइड करते हैं कि फाइनल मैच में कौन जाएगा और वहां पर जीतने वाले स्टूडेंट्स पहुंच जाते हैं। उन्हें भी इलम के साथ कुछ गड़बड़ लग रही थी। इलम कहता है कि वो 2 लोगों को कभी नहीं भूल सकता। पहली है हिबिकी। वो हिबिकी की बैटल्स में उसका साथ देना चाहता था पर वो एकेडमी नहीं छोड़ सकता था, तो हिबिकी कहती है कि वो ग्रेजुएट करे, जिसके बाद वो दोनों साथ में लड़ेंगे। और दूसरी इंसान है लूरिया, लेकिन जब वो उससे दोबारा मिला वो उसे भूल चुकी थी। वो खुश था कि वो ठीक है, लेकिन इस बात से दुखी भी कि वो अपने बचपन का प्रॉमिस भूल गई है। अबे बचपन का प्यार भूल नहीं जाना बे, अबे बच्ची थी भूल गई। तभी इलम के दोस्त वहां पर आ जाते हैं और जब उन्हें पता लगता है कि लूरिया कैलेनियन से है वो सब उसकी इंसल्ट करने लगते हैं और इलम भी उनके साथ जुड़ जाता है। पर लूरिया कहती है कि वो सब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कभी भी उनका मौत से सामना नहीं हुआ है। पर इलम के दोस्त कहते हैं कि वो कभी भी बैटल से डर कर नहीं भागते। लूरिया वहां से जाने की कोशिश करती है, तभी एक स्टूडेंट उसे धक्का दे देता है और इसी वक्त मकोटो और शिकी वहां पर पहुंचे थे। इसके बाद वो लूरिया से मिलने दोबारा गया था, लेकिन उससे पहले मकोटो उस तक पहुंच जाता है और हमें पता चलता है कि वो मेडिसिन उसे रोना ने दी थी, पर मकोटो को हराने के लिए उसे और ताकत की जरूरत थी, तो रोना ने उसे वो एमुलेट दे दिया। मैच शुरू हो जाता है और इजुमो और यूनो इलुम के टीममेट्स पर अटैक करने जाते हैं। वहीं इलुम जिन के ऊपर अटैक करता है, जिसके फोर्स की वजह से वो अपने घुटनों पर आ जाता है। वहीं यूनो और इजुमो मिलकर बाकी के 6 स्टूडेंट्स को बड़ी ही आसानी से हरा देते हैं, पर तभी वो जिन को लड़ता हुआ देखते हैं और उससे कहते हैं कि वो उनका इंतजार करे। वो साथ में उससे लड़ने वाले थे। जिन के अटैक्स की वजह से इलुम का आर्मर टूटने लगता है और यूनो को लगता है कि शायद उसे उनकी मदद की नहीं जरूरत है, पर तभी इजुमो नोटिस करता है कि इलुम के डॉल्स को अभी भी कुछ नहीं हुआ था। तभी इलुम पागलों की तरह अपनी तलवार को इधर उधर चलाने लगता है और जिन रेफरी से पूछता है कि हमें अभी इस मैच को जारी रखना चाहिए क्योंकि उसका बिहेवियर बिल्कुल अजीब सा है, लेकिन रेफरी कहता है कि मैच जारी रहेगा। जिन उन दोनों से मदद मांगता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन इलुम अपने दांतों से ही उसकी तलवार को पकड़ लेता है, तो इजुमो अपने विंड मैजिक से इलुम को हवा में उड़ा देता है और यूनो हवा में कूदकर उसके ऊपर अटैक करने लगती है, जिसके बाद वो अपने स्पेयर को उसके सर पर फेंकती है, जिससे उसका आर्मर टूट जाता है। इसके बाद यूनो जमीन पर गिरने लगती है। वो दोनों उसको कैच करने जाते हैं पर आपस में ही टकरा जाते हैं। वहीं यूनो अपने विंड मैजिक का यूज करके आराम से लैंड कर जाती है। इसके बाद इलुम की डॉल्स फाइनली टूट जाती हैं, लेकिन तभी वो एमुलेट डार्क ऑरा रिलीज करने लगता है और मियो को लगता है कि वो माना इलुम की मेमोरी से कनेक्टेड है। शिकी कहता है कि अब देर हो गई है, अब वो ह्यूमन नहीं रहा, वो म्यूटेट हो रहा है और ऐसा सिर्फ रोना कर सकती है। ये सुन के मकोटो हैरान हो जाता है क्योंकि रोना ने उससे प्रॉमिस किया था। मास्टर, उसने क्या प्रॉमिस किया था कि वो रॉचगार्ड में कुछ नहीं करेगी? नहीं, उसने ऐसा तो नहीं कहा था। तो फिर उसने अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ा है क्या? डीमंस के साथ मिलने का सोचकर मैंने गलत किया। इसके बाद हम पास का सीन देखते हैं जहां मकोटो ईवा से पूछता है कि क्या वो कैलेनियन को वापस से हासिल करना चाहती है, क्योंकि वो उसे रिस्टोर करके अपनी कंपनी को वहां एस्टैब्लिश करना चाहता है, लेकिन अब उसे लगने लगता है कि ये पॉसिबल होगा भी या फिर नहीं। इसी दौरान वो एमुलेट पूरी तरह से इलुम के ऊपर कब्जा कर रहा था। वहीं रोना बड़ी खुश थी क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि उसे किंग और लिली एक साथ मिल जाएंगे और उसे लगता है कि अगर मकोटो डीमंस के साथ कनेक्शन बनाना चाहता है तो वो इस चीज को पूरी तरह से इग्नोर करेगा। वहीं इलम सोच रहा था कि वो बस लूरिया से माफी मांगना चाहता था। आइलम थोड़ी देर में ही एक मॉन्स्टर में बदल जाता है। वहीं इलुम की ही तरह सिटी के काफी सारे लोग उसी तरह का माना रिलीज कर रहे थे।